सॉफ्ट स्टडी पर साथियों, कल आपका 10 फरवरी को सोशियोलॉजी का एग्जामिनेशन होने वाला है। ऐसे में जो भी प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं उन सभी प्रश्नों का एक बार आपको वन शॉट रिवीजन कराने वाला हूं। तो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, फटाफट से सारे प्रश्नों को देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? सिंपल सा बात है कि जब भूमंडलीकरण हुआ दोस्तों, तो भूमंडलीकरण होने से आपका क्या हुआ, जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, भूमंडलीकरण होने से आपके क्या हो गए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो थी, पूरी दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी, सबको एक साथ जोड़ दिया गया। मतलब कोई भी देश, एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता है, आदान प्रदान अपनी चीज़ों का, संचार के माध्यम से सेवाओं के लिए व्यक्तियों का भी वो संचार कर सकता है। जैसे व्यक्ति जो है वो व्यक्ति भी आगे चल जाएंगे। नहीं सर आज ही करवा दीजिएगा प्लीज़ सर, जितना टाइम तक हो जाए। नहीं सुबह में करा दूंगा, क्या है परेशान हो रहे हैं, सुबह में हो जाएगा। ऐसे भी सोशियोलॉजी के आपकी और भी प्रश्न अपलोड किए जा चुके हैं। हाँ अभी ही आए हैं। देखिए, तो मेरा मैटर चल रहा था कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संचार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। मतलब समझ गए? मतलब पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, सबको एक जगह ला देना। सबको क्या करना? एक जगह ला देना। सिंपल सा बात है। आप देखिए ना, जितने भी दुनिया के टैलेंटेड लोग हैं, लगभग आपके यूट्यूब में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। मतलब बड़े बड़े प्रोफेसर तो नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे भाई यूट्यूब पे आके। लेकिन आज आपको तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। क्लियर? तो याद रहेगा। अब कहता है अधिकांश विद्वानों के अनुसार भूमंडलीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से। सिंपल सा, विश्व की अर्थ जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसी को एकीकरण किया गया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सीधा सा यही है। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समझ है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। हालांकि ये आपके ज्योग्राफी में भी, साइकोलॉजी में भी और साथ ही साथ आपके सोशियोलॉजी में भी ये प्रश्न जो है हर विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और पूछा ही जा रहा है। आर्यन भाई जी कह रहे हैं आप महान हो गुरुजी, आपके क्लास करके हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, थैंक यू। देखिएगा प्रश्न, पर्यावरण से आप क्या समझते? तो ऐसे नहीं होता, मेहनत करना होता है बच्चों। ये मेहनत के द्वारा ही जो होते हैं सारे चीज़ों का सफल होता है। आप इतने जो कमेंट्स देखते हैं वो सब मेहनत का ही देन है। हालांकि मैं ये नहीं कर सकता, आप लोग अगर मेरे पास पढ़ने ही नहीं आते तो मतलब मेरा मेहनत किया हुआ भी सफल नहीं होता, सार्थक नहीं होता। सार्थक तब होता है जब दोनों का समन्वय स्थिति जो हो व्यापक हो। तो अगर हमारी बातचीत की शैली में या हम लोग किसी भी क्रिया को कर रहे हैं, दोनों लोगों का एक समन्वय स्थापित रहे, तभी उसका जो होता है सार्थक अर्थ नहीं रहता है। अब ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो बोलेगा कि मैं गौतम बुद्ध का अनुयायी हो गया हूँ, मुझे तो इन सभी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये डजंट मैटर, ऐसे नहीं होता है। ठीक है? तो सारी चीज़ों को समझिए, सब लोग समझेंगे, दो आप भी समझिएगा मेरी बातों को, मैं भी आपको समझाऊंगा, तभी ना जाकर एक हम लोगों के बीच में संवेगों का आदान प्रदान होगा। संचार के माध्यम से आप मेरी बातों को समझ पाइएगा। तो देखिए, पर्यावरण का अर्थ जो होता है, जैसे पर्यावरण जो भी हम लोग आसपास में जितनी वस्तुएं देखते हैं, मोबाइल देखिए, टेलीविजन देखिए, आप पेड़ देखिए, पौधा देखिए, जो भी चीज़, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, सब आपके पर्यावरण, सब आपके पर्यावरण। तो कहता है कि पर्यावरण का अर्थ व परिभाषा, हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के वातावरण को हम पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे आसपास का आवरण। आवरण मतलब कि आवरण का मतलब क्या होता है? कपड़ा कह सकते हैं हम लोग। मतलब हमारे आसपास का जितने भी ढके हुए चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हमें नजर आती है, सबको ही आपका पर्यावरण कहलाता है। क्लियर? देखिए, सुभाष जी ने एक डिफिनीशन दिया है कि जब सामाजिक और आर्थिक स्तर विश्व का बहुत सारा देश एक दूसरे से जुड़ने लगता है, इस प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। वही तो मैंने बोला कि ज़्यादातर जो कहा गया है किनके द्वारा, देखिए एक मैंने डिफिनीशन भी आपको बोला कि जितने भी अधिकांश विद्वान हैं उनका मत है कि जो पर्यावरण, जो आपके ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, उसका मतलब होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एक जगह समाहित करना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। गुरुजी मॉर्निंग में क्लास होगा? बिल्कुल होगा। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परिज और आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों तरफ से तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। सुबह में क्लासेस में ले लूंगा 5:30 से, आपकी 5:30 से लेकर 7:30 तक मैं आपकी क्लासेस ले लूंगा, तो 2 घंटे हो जाएगी। 2 घंटे में हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चट कर जाएंगे। देखिए, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परिज और आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। मतलब हमारे चारों तरफ यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब आपके पर्यावरण
के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, यानी कि अर्थात पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। हमारे आसपास जो भी वस्तु है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, हमारे पर्यावरण का भाग का एक हिस्सा है। जैसे मतलब जो भी एग्जाम्पल में दिए, कोई जरूरी नहीं है कि आकाश सर ने लिख दिया नदी, पुस्तक, कपड़े, जानवर, तो यही मैं लिखूं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अमृता जी आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निर्धनता को परिभाषित करें। ये देखिए प्रीवियस ईयर में प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। कल बच्चों को लग रहा था कि होम साइंस सर पढ़ा रहे हैं, मे भी प्रश्न टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। आज देखिए एग्जाम देकर आए हैं, सारे प्रश्न टकराए हुए हैं। तो प्रश्नों को गेस करके लाया जाता है, तो उस पर कोई संशय नहीं करना है, बस आंख बंद करके बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरी बातों को समझ लेना है। कुछ ना कुछ तो कल आपके कल के एग्जामिनेशन में आप जरूर ही लिख दीजिएगा। देखिए निर्धनता को परिभाषित करना है, डिफाइन पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी दोस्तों। गरीबी का मतलब होता है, जैसे देखिए लोगों का न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है, सबसे कम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। लोगों का सबसे न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हिमानी यादव सर आई थिंक आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। चलिए आप कमेंट तो कीजिए, लेकिन मेरी बातों को भी समझिए। तो अगर किसी के पास भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा करने में भी असमर्थ होता है, उसको गरीबी कहा जाता है। जैसे देखिए आज अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो महीना चल रहा है, प्रतिदिन आप देख रहे होंगे रोज डे, किसी दिन देखिएगा चॉकलेट डे, ये सब आपके आए दिन आपके मन रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन लोग मनाने में सक्षम हो पाते हैं, जो कि पॉवर्टी में नहीं आते हैं, जो कि गरीबी में नहीं आते हैं। इसीलिए समझ लीजिए अगर आपका उनसे बात होता है, ऐसे लोगों से जो इन सब चीज़ों को मना रहे हैं, और आप इन सब चीज़ों को नहीं मना पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप उनसे अभी क्या है, पॉवर्टी लेवल में है, गरीबी लेवल में है। ये मैटर मैं बताना चाहता हूँ। यानी कि सबसे जो आवश्यकता होती है लोगों की, भोजन, वस्त्र और आवास। तो अब समझ लीजिए किसी के यहाँ क्या है कि चॉकलेट का बड़ा बड़ा डब्बा भरा हुआ है, ठीक है, और किसी के यहाँ बेचारा है कि एक चॉकलेट भी खाने के लिए वो तरस रहा है। तो निर्धनता का मतलब होता है दोस्तों कि जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान भी उपलब्ध नहीं कर पाता है, उसी को पॉवर्टी कहते हैं। देखिएगा प्रश्न है, निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी तथा अपने पर आश्रित सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके परिवार को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीज बहुत जरूरी है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसी को गरीब कहा जाता है। क्लियर? ज्योति यादव कह रहे हैं नहीं सर सिंगल हैं इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो बस लड़कियों का बहाना रहता है कि सिंगल हैं सर इसलिए नहीं कर रहे हैं। पता चलता है कि उनकी बेइज्जती के द्वारा ही दिया जाता है बहुत सारी चीज़ें, और वैसे भी बेइज्जती होते हैं लड़कियों के जिनके वो नाम तक भी नहीं बतलाना चाहती हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलिएगा जीवन में, बचकर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। जीता जागता उदाहरण आप मुझे ले लीजिए ना, मध्यम वर्ग की बात आई है तो मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं, या आप खुद अपनी स्थिति को आंक लीजिए और पता चल जाएगा। देखिए हुआ क्या था कि जब सामाजिक स्थिरीकरण हुआ था, तो सामाजिक स्थिरीकरण का दूसरा आधार वर्ग व्यवस्था है। आपने सुना था, जैसे अभी कहते हैं लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अभी जैसे लोग कहते हैं कि समाज जो है, आप लोगों ने सुना होगा एक कास्ट के आदमी दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकता, ऐसी बातें आपने सुना होगा। लेकिन अगर आप उनसे पूछिए, अगर जो ऐसी बातों को करते हैं उनसे आप पूछिए कि बताइए आपका स्टार्टिंग, आपका पूर्वज कौन था, तो सिंपल सा बात है ना, आप क्या पढ़ते हैं, वेद में पढ़िए या किसी भी आप ग्रंथ में पढ़िए, आपको यही पढ़ने के लिए मिला है कि दुनिया का सबसे पहला आदमी कौन था, मनु था, है कि नहीं जी। और मनु से ही सारे लोगों की उत्पत्ति हुई है। तो जब मनु जो था दुनिया का सबसे पहला आदमी था, अब मनु से ही सभी का उत्पत्ति हुआ है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो है वो कास्ट अलग है, सारा चीज़ अलग है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब जो है एक है। यहाँ पर क्या किया गया, कार्य के आधार पे, स्टार्टिंग पीरियड में आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री, ज्योग्राफी में मैंने खुद पढ़ाया है पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में और संभावनावाद के बारे में। पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या होता था दोस्तों, उसमें होता था क्या कि जो भी मतलब जो भी लोग होते थे पर्यावरणीय निश्चयवाद में, वो प्रकृति की पूजा करने लग जाते थे। जैसे कि खाना का में मुख्य आधार पहले क्या था, या तो कंदमूल लोग खाते थे, नहीं तो शिकार करते थे, दो चीज़ें करते थे। तो जो लोग कंदमूल खाते थे, शिकार करते थे, तो कभी कभी क्या हुआ कि कंदमूल मतलब उन लोगों को एक जगह खाना नहीं मिल पाता था, उसके लिए वो ट्रैवल करते थे, इधर से उधर चलना, इधर से उधर चलना। तो कोई कहीं और चला गया, कोई कहीं और, जो गर्म क्षेत्र में गया उसका शरीर काला हुआ, जो इधर क्षेत्र में रहा उसका शरीर उजला हुआ, है कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं। हालांकि हमारा प्रश्न मध्यम वर्ग से यहाँ पर आया था कि ये दूसरा आधार का वर्ग व्यवस्था है, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपसे पूछे
तो अगर आपसे कोई बोले कि आपका कास्ट अलग है, इसका कास्ट अलग है, तो उसको से पूछिए कि आपका पूर्वज कौन है, तो वो सिंपल सा यही उदाहरण देगा। उसके भी ग्रंथ में, उसके भी वेद में यही बताया गया है कि मनु जो है वो दुनिया का सबसे पहला आदमी है। तो भैया जब मनु पहला आदमी है तो कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, सबको यहाँ पर बांटा गया है, सब लोग एक हैं, है कि नहीं? तो चलिए बात करते हैं हम लोग मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा आधार वर्ग व्यवस्था है। मध्यम वर्ग आर्थिक आधार पर वर्ग व्यवस्था का एक प्रकार है। देखिए वर्ग को विभाजन किया गया तो वर्ग व्यवस्था का एक आधार है। क्लियर है? अब देखिए इसके अंतर्गत व्यापारियों, शिक्षकों, वेतनभोगी कर्मचारियों, सामान्य अधिकारियों, मध्यम स्तर के किसानों को शामिल किया जाता है, जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए समुचित आय प्राप्त कर लेते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, ऐसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है उसका मुंह से उत्पत्ति हुआ है, जो क्षत्रिय है उसका जो हुआ है वो मतलब क्षत्रिय है उसका उत्पत्ति मुंह से, देह से, जांग से, ये सब आपने पढ़ा है, सबका उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुआ है। तो ऐसे होता है। बारात था घर में, बाहर मगर हम नहीं गए हैं सर, आपका इंतजार कर रहे थे। डेट्स ट्रू लव, यही तो होता है लव। तो मतलब आपके ऊपर, मेरे ऊपर आपको विश्वास था कि नहीं सर थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आएंगे जरूर। तो इसी को कहते हैं प्रभाव जमाना। जैसे कि मुझे लेट होने का मेरा कारण हुआ कि समवन हैज इफेक्टेड ऑन मी, मेरे ऊपर भी किसी का प्रभाव था, हो सकता है जिसके कारण मुझे लेट हुआ होगा। तो हर किसी का किसी के ना किसी के ऊपर प्रभाव होता है, ये बहुत उसके जीवन में, और उसको अहमियत देना पड़ता है। जैसे आप लोगों का प्रभाव है मेरे ऊपर तो मैं आप लोगों को अहमियत दे रहा हूँ, मैं आ ही रहा हूँ क्लास लेने। तो ये सारी बातें होती है। चलिए हम लोग हालांकि अभी जो हमारा प्रश्न है उस पर समझते हैं कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। VVI प्रश्न रहेगा कल के एग्जामिनेशन के लिए, तो समझ लीजिएगा प्रश्न क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण का ये दूसरा आधार है वर्ग व्यवस्था। समाज को अगर बांटा जाता है तो दूसरे नंबर पे वर्ग व्यवस्था पे ही नापा जाता है। और मध्यम वर्ग आर्थिक आधार पर वर्ग व्यवस्था एक प्रकार है। इसके अंतर्गत व्यापारियों, शिक्षकों, वेतनभोगी, देखिए कौन कौन आता है मध्यम वर्ग में, एग्जाम्पल ऐसे पूछ देगा एग्जाम में, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है मध्यम वर्ग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ऐसे पूछेगा और पूछा हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। तो कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बिल्कुल कंसंट्रेटेड माइंड से। अगर कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा बहुत आगे बढ़िएगा। तो कहा जाता है कि इसके अंतर्गत व्यापारियों, शिक्षकों, वेतनभोगी कर्मचारियों, सामान्य अधिकारियों, मध्यम स्तर के किसानों को शामिल किया जाता है, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित आय प्राप्त कर लेते हैं। आय के अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना या कम करना इस वर्ग की विशेषता रही है। अब भैया बता दीजिए कि बेचारा कमा रहा है कुछ और तो उसी टाइप का ना खर्चा करेगा। तो मध्यम वर्ग की खासियत क्या है कि ये जो मध्यम वर्ग होता है अपनी आय के अनुसार ही खर्च को करता है। पहली इसकी विशेषता आपको पता चल गई। दूसरी विशेषता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत जो होते हैं आर्थिक आधार पर इसका वर्ग व्यवस्था का विभाजन किया गया है। और इसके अंतर्गत आपके वेतनभोगी जो भी कर्मचारी होंगे, सामान्य अधिकारी, मध्यम वर्ग के अधिकारी, मध्यम वर्ग के किसान, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें के लोग जो होते हैं आय के अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना या कम करना बहुत अहमियत समझते हैं। क्लियर है? आप मेरे फेवरेट टीचर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतना आपने कह दिया, ये मेरे लिए अति उचित बात है। संपन्न मध्यम वर्ग तथा असाधारण मध्यम वर्ग। संपन्न मध्यम वर्ग डॉक्टर होते हैं। देखिए दो तरह के मध्यम वर्ग आपको विभाजित किया जाता है। देखिए मध्यम वर्ग को भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक आपके संपन्न मध्यम वर्ग होते हैं और एक साधारण मध्यम वर्ग होता है। तो साधारण मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो साधारण मध्यम वर्ग में जैसे दुकानदार हो गया, खुदरा विक्रेता हो गया, ये सब साधारण में आते हैं। लेकिन संपन्न मध्यम वर्ग कौन कौन हो गया भाई? जो आपके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बड़े व्यापारी हो गए, ये सब आपके संपन्न मध्यम वर्ग आते हैं। तो मध्यम वर्ग को कितने भागों में? दो भागों में, संपन्न मध्यम वर्ग और साधारण मध्यम वर्ग। याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका चिपको आंदोलन क्या था? दम VVI प्रश्न है। चिपको आंदोलन के बारे में आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। व्हाट इज चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। यह आंदोलन 1974 में भारत के उत्तराखंड, तत्कालीन जो कि उत्तर प्रदेश में अब आ गया है, उस टाइम उत्तराखंड में था, किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। लोग क्या करते थे, यहाँ की जितनी भी औरतें थी उनको वेल ट्रेंड किया गया था कि देखिए दीदी लोग, अगर कोई आपका काटने आए, कोई पेड़ों को काटने आए तो क्या करना है दीदी, जाके चिपक जाना है। तो औरतें भी वही करती थी, औरत तो होती ही है माटी की पुतली, उनको जैसे कहिएगा
उस तरह से वो लोग क्या करते हैं, बिहेवियर को शो करना, अगर उनको थोड़ा समझा दिया जाए तो करने लगते हैं। हालांकि लड़कियां नहीं, मैं औरतों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वेल मैच्योर्ड होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन जो था ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था, और यह आंदोलन 1974 में, याद रखिए डेट भी याद रखिएगा, ईस्वी भी याद रखिएगा, 1974 में भारत के उत्तराखंड में किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से लोग चिपक जाते थे, जिससे ठेकेदार पेड़ों की कटाई नहीं कर पाते थे। तो याद हो गया चिपको आंदोलन क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स सर, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न कल के लिए रहेगा ये भी। देखिए जितने भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। तो प्रश्न देखिएगा, सर समुचित का मतलब क्या होता है? प्लीज सर, समुचित का मतलब होता है पूरा, समूचा। अमरूद कोई खा रहा है, अमरूद होता है कि अमरूद, बताइएगा, अमरूद की अमरूद कौन सही है? तो कोई अगर अमरूद खा रहा है, कोई अगर अमरूद खा रहा है, उसको बोलिएगा आपको कि मुझे समुचित दे दो, तो वो आपको काट कर नहीं देगा, वो आपको पूरा का पूरा दे देगा। ठीक है, तो समुचित का मतलब होता है पूरा, यानी कि पूरे वर्ग का विकास किया जाता है। अगला देखिएगा प्रश्न, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा बात है, हरित क्रांति किस लिए हुआ था? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। और खाद्यान्न उत्पादन क्यों किया गया था? जब हमारे यहाँ 1967 से 68 की बात की जा रही है, तो देखिए क्या हुआ था, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ 1966 तक ही चला। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि काल जो था 1966 तक रहा। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम में हमारे यहाँ क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजना होने ही न लगे, योजना अवकाश हो गया। योजना अवकाश कहने का मतलब कि योजनाओं की छुट्टी कर दी गई। आज छुट्टी मतलब कैसी छुट्टी हुई? इस तरह से छुट्टी हुई कि अब 5 साल की नहीं, क्योंकि भारत जो था भैया उसी समय आज़ाद हुआ था, और वो बेचारा गंभीर स्थिति से जूझ रहा था। भारत के समय एक तो अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति भी खराब, ऊपर से खाद्यान्न संकट आ गया, भारत में भुखमरी की स्थिति हो गई। तब सरकार ने एक नई नीति लाया, और उस नई नीति को नाम दिया गया हरित क्रांति। ठीक है, जिसमें कहा गया कि इसमें क्या हो गया, अधिक उपज देने वाले बीज से क्या किया जाएगा, बीजों को बोया जाएगा तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि जो भी खाद्यान्न उत्पादन हो उसमें वृद्धि हो। ठीक है, तो जिसमें कि खाद्यान्न उत्पादन से बहुत वृद्धि हो। चिपको आंदोलन की अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। हाँ, तो सरकार ने भी 1967 से 68 में इसे लागू किया और उपज देने वाली बीजों को किया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। अब कभी कभी पूछ जाता है कि बताइए हरित क्रांति के 2 नकारात्मक और 2 सकारात्मक पहलू। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति से लाभ क्या हुआ था? लाभ ये हुआ था कि सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट था, भोजन की जो संकट थी भारत में, इससे निपटारा मिला। और दूसरा हुआ कि मतलब दूसरा हम लोग का यह लाभ हुआ कि इससे मतलब हमारे यहाँ की जो भी आर्थिक स्थिति थी वो भी सुधर गई थी। अब देखिए नकारात्मक पहलू पूछता है, तो नकारात्मक पहलू में ध्यान दीजिए मेरी बातों को। नकारात्मक पहलू कौन कौन से हो गए? तो हरित क्रांति के नकारात्मक कुछ पहलू थे, जैसे कि हरित क्रांति में क्या किया गया था, उस समय भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वो मतलब ऐसे किसानों की मदद कर सके जिनके पास बहुत कम साधन हो। तो इसमें निर्णय लिया गया था कि वैसे किसानों की सहायता करना है, सरकार वैसे किसानों की सहायता करेगी जिनके पास ऑलरेडी पहले से कुछ संसाधन उपलब्ध हो, जैसे कि उनके पास अपना खेत हो, हल जोतने के लिए, मतलब जो भी हो कृषि में जितने भी हो, तो मतलब वो पहले से कुछ क्या है संपन्न हो। तो इसमें संपन्न किसानों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो बेचारे जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए किसान थे वो तो पिछड़े ही रह गए। जैसे इसमें यूपी और पंजाब के किसानों को फायदा हुआ, हमारे यहाँ के बिहार के किसानों को कुछ फायदा ही नहीं हुआ था। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। के झा जी समझ में आ रहा है? कोमल कृपा झा, देखिए प्रश्न को अगला देखिएगा। भारत में हरित क्रांति की दिशा में चलाए गए किन्हीं 3 कार्यक्रमों की चर्चा करें। एक्सप्लेन एनी 3 प्रोग्राम विच कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो जिन कार्यक्रमों के द्वारा कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि वो निम्नांकित हैं। सर्वप्रथम तो इसमें क्या किया गया था, अभी मैंने आपको बता दिया ना ऊपर में। सबसे पहली बात तो इसमें थी कि जितने भी अधिक उपज देने वाली फसलें थी, अधिक उपज देने वाली मतलब बीजें थी, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ताकि फसलों का जो वृद्धि हो सके, उत्पादन जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल में कौन कौन से फसल आ जाते हैं, धान आपके हो जाते हैं। देखिए धान हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सब आपके क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे विशेष जोर दिया गया है, जिसमें सबसे अधिक सफलता गेहूं के उत्पादन में मिली है। तो याद रखिएगा सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे, जिन कार्यक्रमों के द्वारा कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि वो निम्नांकित हैं। सर्वप्रथम यही सब। समाज शास्त्र में यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, किस तरह से हम लोगों को समाज का विभाजन किया गया, कैसे
ऐसे क्या किया गया। तो मुझे ना पता है, अगर कोई बोले आपको, कभी कोई बोले कि नहीं जाति के आधार पर आपको विभाजित करे, धर्म के आधार पर विभाजित करे, तो आप मेरे से तो बोलकर देखिए, उसके समझ एक भी वर्ड मैं उसको नहीं बोलने दूंगा। इतना पावर है मेरे में, एक भी वर्ड वो मेरी बातों को काट दे, ऐसा हो नहीं सकता। आए काटे मेरी बातों को, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। तो समाज शास्त्र का अध्ययन मैंने किया, तो मुझे समाज शास्त्र के बारे में पता है, किस तरह से समाज का वर्गीकरण किया गया। हाँ, हालांकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं हमें उन समाज का फॉलो करना चाहिए, लेकिन आखिरकार इस समाज को बनाया किसने? आदमियों ने, लोगों ने बनाया। अब बताइए, सती प्रथा था तो बहुत सारी कुरीतियां हमारे यहाँ नहीं होती है। जैसे सती प्रथा था तो सती प्रथा खत्म नहीं किया गया, तो उसको समाज ने बना दिया था पहले, तो बोलिए कि नहीं समाज बना दिया तो ये सही है। तो समाज में यहाँ तक कि जो भारत का संविधान बनाया गया उसमें आए दिन संशोधन होते रहते हैं। तो ये समाज कौन सी बड़ी, कौन किस खेत की मूली है जी कि समाज में संशोधन ना हो। समाज जो होता है मानवीकृत है। उनसे प्रूफ मांगिए ना, कोई आपको बोलता है कि बताओ तुम कौन सा कास्ट के हो, तो अगर आप बोलिए कि मैं इस कास्ट का हूँ, या कोई भी आप स्पेसिफिक कंडीशन दीजिए, तो कोई भी आप स्पेसिफिक, तो उसको बोलिए कि बताइए प्रूफ कहाँ है, तो बोलेगा कि अरे हमारे दादाजी यही थे, तो बोलिए कि उनके दादाजी कहाँ थे। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं। अगर कभी मौका मिलता मुझे पढ़ाने का तो पढ़ाता, लेकिन हालांकि समय का अभाव रहता है तो सोशियोलॉजी पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैंने इसका अध्ययन बहुत अच्छे से कर रखा है। तो दूसरा है आपका कार्यक्रम के दूसरे चरण 1967 से 68 में बहुफसल कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इसमें रासायनिक खाद और सिंचाई के साधनों का भी उपयोग किया गया। इसी का परिणाम है कि आज वर्ष में एक ही खेत में 3 फसलें आसानी से तैयार हो जाती है तथा प्रति एकड़ पैदावार में भी वृद्धि हुई है। तो इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया। अगला देखिए, भारतीय कृषि की एक सबसे बड़ी समस्या इसका सिंचाई के लिए मानसून पर आधारित होना है। अब भारत में देखिए, भारत में सिंचाई, भारत में खेती के लिए किसानों की जो समस्या है, देखिए सब चीज़ है यहाँ पर। उत्पादकता की कमी है, मानसून की कमी है, जल का अभाव है। तो मतलब भारत के किसानों के समक्ष प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या है। क्लियर। अब देखिए, भारतीय कृषि की एक सबसे बड़ी समस्या है इसका सिंचाई के लिए मानसून पर आधारित होना। खेती वर्षा पर निर्भर न रहे, इसके लिए बड़ी और छोटी सिंचाई की योजनाएं बनाई गई। बांध बनाकर बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया गया। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए सरोवर और जलाशयों का निर्माण हुआ। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल लगाए गए तथा कुओं की व्यवस्था की गई। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे प्रश्न है तो बना दीजिएगा। हाय मेरे स्टूडेंट, बताइए सभी लोग, अगर प्रश्न आपसे पूछे तो बना दीजिएगा, नहीं इसको बच्चों बना देना है। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं? तो याद है अनेकता में एकता, ये किनका कथन है? अनेकता में एकता जो है किनका कथन है? 1 मिनट जरा मैं पानी पी लेता हूँ और तब मैं पढ़ाता हूँ। बोतल में पानी खत्म है, भर लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको समझिए। मेरा बोतलें गिर जाता है जी। हाँ, तो देखिए मैं बात कर रहा था कि समझिए, मैं बात कर रहा था अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं। तो हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, ये जो संरचना है, ये जो वाक्य है, इसके संपादक आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। जब अपना देश आज़ाद हुआ था उन्होंने कहा था कि भारत में अनेक धर्म के मानने वाले लोग, अनेक जातियों को मानने वाले लोग, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा गया था कि भारत जो है वो अनेकता में एकता से भरा पड़ा है, मतलब यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी भारत में होनी चाहिए। अब हालांकि समाजशास्त्र में तो समाज से रिलेटेड सारे प्रश्न आते हैं, तो देख लीजिए। कहा गया प्राचीन काल से भारत एक बहुलवादी देश है। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक रूप से यहाँ विभिन्नता पाई जाती है। भारतीय समाज अनेक प्रजातियां, जाति, धर्मों, भाषाओं और विश्वासों से मिलकर बना है। वही मैं आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस मेरी बातों को आप सुन लीजिए। प्रश्न आया है कि अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, भारत जो है दोस्तों, वो भारत है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे लिखिएगा। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर अनेक जातियों के लोग, अनेक धर्मों के लोग, अनेकों मत लिखिएगा, अनेक लिखिएगा, क्योंकि एक का जो बहुवचन होता है वो अनेक होता है, एक का बहुवचन अनेक होता है। मैंने देखा है कभी कभी आप लोग अनेकों बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अनेकों कैसे होगा? एक का जब बहुवचन अनेक है ये है, तो अनेकों कैसे बोलेंगे? तो शब्दों की जो शुद्धि होती है वो भी हमारी प्रकाष्ठा को दर्शाती है। अगर हम लोग अच्छे से अपने शब्द को अच्छे से निर्वाचित करके प्रश्नों का अगर हम लोग उच्चारण, शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसको प्रस्तुति करते हैं, उसकी प्रस्तुति होती है, तब हमारे बोलने की जो संवेगात्मक जो
गतिविधि होती है उसमें हमारा जो होता है समन्वय बैठता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कहता है अनेकता में एकता से आप क्या समझते हो? मैंने आपको समझाया कि देखिए यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक रंग के लोग, नस्ल, मतलब इनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए उनके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसी को कहा जाता है यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी। बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इधर आई लव यू का चल रहा है ट्रेंड। रियान खान, रोयल करण जी हैं। अरे यार एग्जाम है, मैंने क्या बोला था आपको कि मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि आप भाई बेरोजगार हो और लड़कियां अब समझ चुकी है, लड़कियां अब समझ चुकी है वो बेरोजगारों को कभी भी भाव नहीं देती है। तो ये आई लव यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप आराम से क्लास को कीजिए अगर करना है तो, अन्यथा आप यहाँ से आउट हो सकते हैं, जा सकते हैं, आप बिल्कुल आपको छूट है। क्लियर? तो देखिए औद्योगिकरण क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई भाव देगा जी? आप में से बताइए कितने लोग हैं जो कि उसको भाव दे रहे होंगे? उनको कोई नहीं दे रहा होगा। लड़की जानती है बेरोजगार है, ये तो चपरासी बनने लायक भी नहीं है, इसको तो कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम में काम नहीं मिलेगा, इसको क्या मैं भाव दूंगी, है कि नहीं? तो लड़कियों भी, अब लड़कियां बहुत तेज हो चुकी है, इसलिए इतना मत समझिए। देखिए औद्योगिकरण क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ध्यान दीजिएगा अब मेरी बातों को। प्रश्न बोलता है औद्योगिकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर, देखिए मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होती है। औद्योगिकरण का मतलब ही होता है दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि मानव के श्रमों को कम करके उसमें क्या करना, जो मशीनों का उपयोग करना। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, मेथड है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वो मानव श्रम द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होती है। ठीक है, नए नए मशीनों एवं यंत्रों के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। इसमें मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला करते हैं। हाँ सर जी, लड़कियां पैसों से प्यार करती है, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी बताइए? पैसे नहीं रहेंगे तो जीवन का यापन कैसे होगा? और लड़कों का दायित्व बनता है, शुरू से ही आपका दायित्व बनता है। जब आप समाज को इतना मानते हैं तो समाज में आप ये भी तो मानिए कि जो शुरू से परंपरा चली आ रही है उन चीज़ों को आप मानिए। तो सिंपल सा फंडा है कि लड़कियाँ भैया क्या होगी, लड़कियों को आपको क्या करना होगा, सेवा देना होगा, सेवा प्रदान करना होगा, तो क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं? चलिए बात। सर आपका जितना क्लास किए हैं आपकी बातों को सुनकर बहुत हंसी आती है। चलिए कोई ना, अगला देखिएगा प्रश्न। औद्योगिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया है। मूलतः यह एक आर्थिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अरे भैया जीवन वही है, आप जो कह रहे हैं ना लड़कियां पैसों से प्यार करती है, देखिए जीवन जो है, समाज शास्त्र की बात आई है तो थोड़ा सा आपको मैं नॉलेज दे दूं। जीवन वही है। जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब यही होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक बाबा जी थे जो पीला पीला कपड़ा पहनते हैं, उनका पूरा का पूरा वीडियो वायरल चल रहा था कि ये प्यार क्या है, ये सब हमारे जीवन में चलते रहते हैं, ये सब एक तरह की क्या है, तो आपकी केवल फायदे के कार्य हैं। तो आखिरकार जीवन में बताइए, एक टीचर से एक स्टूडेंट का प्यार, मतलब बिना प्यार का कुछ हो सकता है जीवन में? नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत अच्छा सर, चलिए वेरी गुड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए प्रश्नों को समझिए, हम लोग का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, हालांकि समय का अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा। देखिए प्रश्न, औद्योगिकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो जिसमें कि लोगों के श्रमों को कम किया गया है और मशीनों से ज़्यादातर कार्य लिए जाने लगे हैं, कार्यों को किया जाने लगा है मशीनों से, है कि नहीं? अब बोलता है कि औद्योगिकरण के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि पहला तो कि समय को कम करना, दूसरा है कि निर्धनता दर को कम करना। जैसे कि देश, मतलब कोई भी सामान का अगर उत्पादन करना है और मान लीजिए कपड़ा का उत्पादन करना है, अगर हाथ से होता तो क्या उस कपड़े को हम लोग विदेशों में सेल कर पाते? जी नहीं कर पाते। तो विदेशों में सेल करने के लिए सिंपल सा बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके जो भी कपड़े हुए, जो भी आपके ऑर्नामेंट्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना। तो ये सब जो हुआ औद्योगिकरण के कारण सफल हो पाया है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादन को बढ़ाना, निर्धनता को दूर करना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था, रहन सहन के स्तर को बढ़ाना, लोगों को रोजगार प्रदान करना, इसके द्वारा एक और उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो दूसरी ओर से समाज में बेरोजगारी तथा निर्धनता की समस्या दूर होती है। इस तरह कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण आर्थिक के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए क्या क्या पढ़ाया हूँ, हरित क्रांति पढ़ा दिया हूँ,
हरित क्रांति पढ़ा दिया हूँ आपको मैं पर्यावरण के बारे में पढ़ा दिया, आपको मैंने औद्योगिकरण के बारे में पढ़ाया, आपको सबसे पहले मैंने बहुत ही मतलब मध्यम वर्ग के बारे में पढ़ाया। तो ये सब याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेट प्रैक्टिस जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रश्नों को देखिएगा। सेट प्रैक्टिस में आपके ये सोशियोलॉजी का सेट 1 कैसा है जी? हाँ, ये तो हो गया। देखिए प्रश्न पूछा है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रश्नों को, कितना अच्छा अच्छा प्रश्न आपसे पूछता है। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ प्रश्नों को। देखिए प्रश्न, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए संस्कृति क्या है, व्हाट इज कल्चर। देखिए दोस्तों, व्हाट इज कल्चर यानी संस्कृति क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, व्हाट इज कल्चर, संस्कृति क्या है। दूसरा प्रश्न है कि जाति से आप क्या समझते हैं। और तीसरा प्रश्न है संयुक्त परिवार के अर्थ की चर्चा करें। तो सुन लीजिए, पहला प्रश्न है संस्कृति क्या है, तो आइए बात कर लेते हैं। डायरेक्टली प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, संस्कृति जो है समाज शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यानी कि जब हम लोग समाज शास्त्र को पढ़ते हैं तो संस्कृति यानी कि जो कल्चर होता है एक महत्वपूर्ण इसमें आपकी अवधारणा है। साधारण बोलचाल में इस शब्द का जो प्रयोग होता है भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। समाज शास्त्र में इसे इसके वैज्ञानिक अर्थ कहा जाता है कि मनुष्य ने अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक प्राणी के रूप में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भूतकाल से वर्तमान काल तक जिन भौतिक या अभौतिक साधनों को निर्मित और विकसित किया है वही संस्कृति है। संस्कृति का मतलब जितनी भी वस्तुएं आज तक निर्मित हुई हैं, जो भी नियम आज तक आपके बने हैं, तो सामाजिक प्राणी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जितनी भी चीज़ों को बनाया है वही सब आपके क्या हैं, तो संस्कृति हैं। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है जो आपके ये कौन समाजशास्त्र के आपके जो शास्त्री हैं टायलर जी, तो टायलर साहब ने इसको परिभाषित किया कि संस्कृति वह जटिल समग्र है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक प्रथा एवं सभी प्रकार की क्षमताएं, आदतें शामिल होती हैं जिन्हें मनुष्य समाज में अपनी सदस्यता की हैसियत से हासिल करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिएगा क्या हुआ जी। क्या हुआ नाज खातून जी? अरे प्रश्नों को देखिए, भाव क्या देना है, प्रश्नों को देखिए आप सारे प्रश्न आपके ऑनलाइन आने से पहले। हाँ बहुत अच्छा किए। आगे देखिए प्रश्न, जाति के बारे में पूछा था। जाति क्या है, तो जाति जो है भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह भारतीय समाज को विश्व के अन्य समाजों में अलग पहचान प्रस्तुत करती है। वास्तव में यह भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का एक प्रमुख आधार है। प्रोफेसर मजुमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसे जीवन भर उसी जाति का सदस्य बनकर रहना पड़ता है। भारतीय समाजशास्त्री जीएस घुड़िये ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जाति को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। उन्होंने जाति व्यवस्था के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना की, जैसे संसंतरण, जन्म आधारित सदस्यता, अंतःविवाह होना आदि। तो जाति का मतलब केवल यही समझिएगा, ज़्यादा नहीं, इतना आपको ध्यान नहीं देना है। बस मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिए, मेरी बातों को सुन लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आंसर कुछ भी दिया गया इसको नहीं समझना। जाति का मतलब होता है, ऐसे लिखिएगा कि जाति जो होती है भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय समाज को जो होता है ये अलग पहचान प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ भारतीय समाज में ये सामाजिक स्तरीकरण का ये आपका प्रमुख आधार है। बस इतना लिख दीजिए, हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं दोस्तों, यही प्रश्न था आपका। तो संयुक्त परिवार जो होता है एक प्रकार का परिवार है। यह भारतीय ग्रामीण समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संयुक्त मतलब क्या होता है, मिलजुल कर रहना, जिसमें कि चाचा सब लोग हैं। तो सब लोग, संयुक्त परिवार में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों का समूह है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, संयुक्त परिवार जो है, यहाँ से सुनिए, संयुक्त परिवार जो है, अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है। हाँ देखिए, संयुक्त परिवार जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित है, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, मतलब मिलजुल कर रहना, यानी कि बड़ी फैमिली को ही संयुक्त परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार के बारे में आपसे पूछा गया है। फिर प्रश्न यहाँ पर है कि देखिएगा प्रश्न, जनजाति क्या होता है, तो जनजाति के बारे में पढ़िए। पर्यावरण के बारे में देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। हाँ पुराने वीडियो देख रहे थे, बहुत अच्छे।
ये आपका देखिए समुदाय किसे कहते हैं, तो ग्रामीण समुदाय का एक प्रकार है। देखिए पहला बात तो है ग्रामीण समुदाय, तो ग्रामीण समुदाय है भाई, तो समुदाय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि नाम में इसका समुदाय लगा हुआ है। तो ग्रामीण समुदाय जो है समुदाय का एक प्रकार है। यह भारतीय सामाजिक संरचना के निर्माण का सबसे बुनियादी आधार है। ग्रामीण समुदाय ग्रामीण पर्यावरण में स्थित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होता है, प्रकृति की सहायता से आजीविका उपार्जित करता है और प्राथमिक संबंधों को अपने लिए आवश्यक मानता है। प्राथमिक संबंध कैसे संबंध होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए दो नाम आपके आएंगे, मैकाइवर साहब का और पेज साहब का। सर आपके ही बोले हुए बात एग्जाम में लिखे हैं, ज्योति यादव। कौन से एग्जाम में ज्योति? हाँ तो बिल्कुल मैं जो बातों को बोलता हूँ, देखिए कल मैं इतनी ही रात को कल आपका होम साइंस का क्लास ले रहा था, बच्चे बहुत कम थे, लेकिन आज उस वीडियो को मैं देख रहा हूँ होम साइंस वाले वीडियो को, तो व्यूज़ कितना गया हुआ है, अप्रोक्स 6,500 के आसपास। यानी सोचिए अभी बच्चे तो आपको देखने के लिए 26 मिल रहे हैं, लेकिन सुबह तक इस वीडियो को आप देखिएगा ना तो अप्रोक्स मतलब 4,000 5,000 बच्चे देख ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिए, और मैं समझा भी दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फुल्ली फिट बैठ जाए। अब देखिए भूमंडलीकरण के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, भूमंडलीकरण क्या समझते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे देखिएगा प्रश्न आपका है संचार के बारे में। हाँ, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? तो ये जो हुआ था सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में 1975 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था, महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो हम लोग पढ़ के देखते हैं, कहता क्या है कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला द्वारा स्वयं के निरुपाय महिलाओं के साथ हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों का पालन विश्व के अधिकतर देशों में किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति जारी की। इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष है, तो याद रखिएगा महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में हुआ। तो ज्योति यादव जी फायदा मिला ना? हाँ, अभी आपने शायद मेरे पास कॉल भी किया था, तो प्रश्नों को देखिए, कल भी फायदा मिलेगा, सारे प्रश्नों को देख लीजिए। और ये सेट ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है, तो अगर आपने इस सेट को पढ़ लिया होगा तब तो आपके मतलब समझिए कि कोई दिक्कतें नहीं है, सारे प्रश्नों को आप लिख दीजिए। ऐसे भी सारे लोग बनाकर ही आएंगे सभी प्रश्नों को। देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है क्षेत्रवाद का मतलब। अभी देखिए क्षेत्रवाद भी पॉलिटी में पढ़ा, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, जिनका ज्योग्राफी है, उनको समाजशास्त्र में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर है, जैसे देखिए निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है? तो सिंपल सा बात है मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो देखिए अब बोला है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, निम्न में से पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, तब तो हिंदू हो ही जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, तो मुस्लिम है भैया, क्योंकि हिंदू रहता तो हिंदू हो जाता, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम है तो सिंपल सा ऑप्शन है मुस्लिम हो जाएगा। अगर पूछता कि बताइए कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह आपके हिंदू हैं। भारतीय नई शिक्षा नीति के बारे में देखिए दांडी यात्रा संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ये सारे प्रश्न, भारत कब गणतंत्र बना, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। हालांकि पॉलिटी में इस साल इस प्रश्न को पूछा भी है, और प्रश्नों का आंसर जो था उसमें वो ऑप्शन जो था वो गलत दिया गया था। अब देखिए प्रश्न है कि कौन जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो हरित क्रांति के जनक के रूप में इसमें से कोई नहीं है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए हम लोग हालांकि अभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, सब्जेक्टिव करेंगे तो आप रूपी अपने आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग अपने प्रश्नों को। प्रश्न आपका कहता है कि राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, समुदाय से क्या समझते हैं। मध्यम वर्ग अभी पढ़ा दिया मैंने, तो राष्ट्रवाद, समुदाय और जनजातीय समुदाय, वर्ण और जाति में अंतर। चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। चलिए सभी लोग देखिएगा फटाफट से। पहला आंसर है, देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। अब मेरी बातों को सुनिए, आप ये मत देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, सुनिए मेरी बातों को। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है जी, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए चिंता, ठीक है। तो क्या होता है, यह एक तरह का चिंता है। कैसा चिंता है, किसके लिए चिंता है, तो अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए। तो एक तरह की भावना भी आप कह सकते हैं, क्या है, एक तरह की भावना है, किसके लिए, तो अपने राष्ट्र के हितों के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, जाति की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए। इन सभी की रक्षा से उठकर अपने राष्ट्र का जो रक्षा होता है, जैसे अपने जाति का जो ध्यान न देता हो, मतलब अपनी जाति को भी वैल्यू न दिया और धर्म को भी
वैल्यू न दिया, लेकिन वो किसको वैल्यू दे रहा है, अपने राष्ट्र को वैल्यू दे रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। मतलब जो अपने देश के प्रति उसकी अगर कोई भी निष्ठा होती है, देश के प्रति उसकी कोई भी सोच होती है, वो देश के प्रति अगर आकर्षित रहता है, देश के प्रति संवेदनशील रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। तो प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव ही राष्ट्रवाद है। एकदम एक लाइन में आंसर हो गया कि राष्ट्र के प्रति अगर भावनात्मक जो अगर लगाव है, भावनात्मक उसके अंदर कनेक्टिविटी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर हो गया, समझिएगा राष्ट्रवाद की बातों को। यह चिंतन की एक ऐसी दशा है जिसमें राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी जाती है और इस स्थिति में व्यक्तिगत हित गौण हो जाता है। व्यक्ति अपने धर्म, जाति या क्षेत्र की भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखता है। साथ ही साथ देखिए, एक प्रोफेसर जिमन साहब थे, इन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रीयता की एक मानसिक दशा। और आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा, देखिए समझ लीजिए, सब लोग समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। मॉर्निंग में लाइव आऊँ या ना आऊँ, अभी आप तो समझ लीजिए, अभी की क्लासेस तो आप कर लीजिए, मॉर्निंग के चक्कर में आप क्यों हैं। जो जागत है सो पावत है, जो खोवत है सो सोवत है, चल जागे मुसाफिर देर भयो अब रैन कहाँ, जो सोवत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत है, इसलिए जागिए और पाइए। देखिए प्रश्न है आपका, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है दोस्तों, वो राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव है, जिसमें व्यक्ति जो होता है न अपने जाति के बारे में, न अपने धर्म के बारे में, न अपने क्षेत्र के बारे में, इन भावनाओं से उठकर राष्ट्र के बारे में अगर सोचता है, दैट्स इज कॉल्ड राष्ट्रवाद। याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न यही ना था, तो देखिए समुदाय का उत्तर दिया है कि समुदाय जो होता है, इसका मतलब होता है कि मानव का वह समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, उसी को ना समुदाय कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, उसी को समुदाय कहते हैं। समुदाय एक समूह है, यह एक निश्चित भूभाग पर बसा होता है, इनके बीच हम की भावना होती है, हम मतलब एकजुटता की, इनकी एक सामान्य संस्कृति भी होती है, इसके अंतर्गत जीवन के समस्त पहलुओं का संगठन होता है। तो याद रखिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण का दूसरा आधार जो है वर्ग व्यवस्था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। आगे देखिएगा, जनजातीय भी हो गया है, भारतीय समाज की, हाँ जाति और वर्ण के बारे में अंतर भी आपने समझ लिया। तो देखिए इन सब चीज़ों को आपने समझ लिया है, मैंने संस्कृतिकरण की भी व्याख्या आपने देख लिया है। और भी देखते हैं कोई प्रश्न जो आपके लिए छूटा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। हाँ, ये कभी कभी पूछ देता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में विकास। तो 14 नंबर प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए सब्जेक्टिव के लिए। जो आपका बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर आपने देखा ना, वो लाल वाला मॉडल पेपर आप खरीदे होंगे, उसके अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लेते हैं, उसके अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को मतलब 2-3 सेट भी कर लेते हैं, तो आप कल के एग्जामिनेशन में आसानी से सारे प्रश्नों को बना कर आइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इरावती कर्वे के बारे में 2018 में पूछा था ना जी, देखे थे ना। देखिए प्रश्न है, संयुक्त परिवार के गुणों की चर्चा करें। तो अभी मैंने संयुक्त परिवार के बारे में आपको पढ़ाया ना। संयुक्त परिवार वैसे परिवार होते हैं जिनका खाना एक जगह बनता है, जो जिनका सभी का जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, सबका आय को भी एक जगह रखा जाता है। तो ये सब होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब बड़ा परिवार। देखिए एक प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक और द्वितीयक समूह के अर्थ को स्पष्ट करें, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने इसको पढ़ा है कि नहीं? आपने इसको पढ़ा है? देखिए प्राथमिक और द्वितीयक समूह, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर, आप लोग सारे देख लीजिएगा। 4 नंबर का आंसर आप देख लीजिए। देखिए प्राथमिक और द्वितीयक समूह क्या होते हैं। देखिए कूले जो महोदय थे, पूछा था इसमें जी, साइकोलॉजी में यही प्रश्न पूछा था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। कूले जो महोदय थे, अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की चर्चा की है। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने की घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। जैसे घर के लोग होते हैं, क्रिकेट के मैदान में आप खेलने गए तो उन लोगों से भी आपकी क्या होती है, तो मतलब आपका जो होता है डायरेक्ट कनेक्शन होता है, मतलब उन सदस्यों से आमने सामने की आपकी मित्रता होती है, आपका संबंध होता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्राथमिक समूह। और द्वितीयक समूह में वैसे होते हैं जो उनका जो उद्देश्य होता है केवल कुछ प्राप्ति के लिए, जैसे कि कोई आपका हो गया ये सब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे बिजनेसमैन हो गए, ये सब आपके हो गए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन याद कर लिए ना, पूरा का पूरा मिलेगा।
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर याद कर लिए पूरा का पूरा मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए औद्योगिकरण के बारे में मैंने आपको वही पढ़ाया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उत्पादन को बढ़ाना, निर्धनता को दूर करना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था, रहन सहन के स्तर को सुधारना और लोगों के रोजगार प्रदान कराना, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया था। तो ये हो गया। अब देखिए भारत में पंचायती व्यवस्था के बारे में पूछा है। तो भारत में जो पंचायती व्यवस्था है वह व्यवस्था जिसके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा स्पष्ट होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कहता है। तो 73वां संविधान संशोधन जब 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पूछ देता है कभी कभी। इसका गठन 3 स्तरों पर होता है, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर। कभी कभी पूछ देता है कि भारत की पंचायत व्यवस्था जो है कितनी स्तरीय है। तो भारत की जो पंचायत व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। कितनी स्तरीय है? भारत की पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत पर, प्रखंड स्तर पर। तो याद रखिएगा पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के रूप में काम करता है। देखिए ध्यान दीजिए, पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के रूप में काम करता है। एक पंचायत के सभी जो वयस्क होते हैं वो सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सभी जो वयस्क होते हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं और प्रखंड के सभी वयस्क सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो पूछ देगा कि ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। स्टडी इज नॉलेज, हाँ बिल्कुल स्टडी इज नॉलेज सही है आपका। तो याद रखिए ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मुखिया आपके होते हैं, याद रखना है। अब देखिए जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण हुआ था उसमें विकलांगता के 5 प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। प्रश्न पूछता है, ऐसे पूछेगा, सुन लीजिए प्रश्नों को। ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में विकलांगता को कितने प्रकार में उल्लेख किया गया उनके बारे में बताइए। तो जो विकलांग होते हैं, पहला तो दृष्टि विकलांग। दृष्टि विकलांग मतलब वो हो गया कि जो देख नहीं सकते, मतलब जिनकी आंखें नहीं है, क्लियर। तो पूर्ण दृष्टि विकलांगता का मतलब होता है जिनकी आंखें उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मूक विकलांगता, इसका मतलब होता है हकलाकर बोलना, मतलब कोई तोतला है हकलाकर बोलता है, उसको मूक विकलांगता के अंदर रख देंगे। तो पूछ देगा निम्नलिखित में से मूक विकलांगता का उदाहरण कौन है, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा, तब क्या कीजिएगा, तब क्या कहिएगा? तो याद रखिएगा इसका संबंध हकलाकर बोलने या बिल्कुल न बोल सकने की दशा से है। श्रवण विकलांगता का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो सुन नहीं सकता है, जो कुछ भी नहीं सुन सकता है, उसको श्रवण विकलांगता के अंतर्गत रखते हैं। फिर कहता है संचलन विकलांगता, जिसका कोई शरीर में कोई दोष होता है, जैसे कि कोई शरीर का कोई अंग ऐसा है जो कि काम नहीं कर रहा है, उनका रक्त संचार वहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो उसको संचलन विकलांगता कहते हैं। और मानसिक विकलांगता किसे कहते हैं? जिसका संबंध व्यक्ति के किसी भी तरह की मानसिक कमी से होता है, मतलब उसका दिमाग कम है, दिमाग कम है, तो उसको कहते हैं मानसिक विकलांगता। हालांकि ये सब में होता है ना, मानसिक विकलांगता। अगला देखिएगा प्रश्न, हरित क्रांति पढ़ा ही दिया हूँ, ये भी क्लियर है आपका। बहुलवादी व्यवस्था भी क्लियर है, लगभग सब क्लियर है। अब देखिए जनांकीय संक्रमण के बारे में पूछता है, तो मैं समझा देता हूँ आपको जनांकीय संक्रमण क्या है। ध्यान ले लीजिए, अभी समझ लीजिए, आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आकाश सर है तो आकाश सर के बाद इस सब के बारे में कंसेप्ट है। शुरू में मैंने बोला कि मैं समाजशास्त्र का अध्ययन करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो समाजशास्त्र का अध्ययन मैंने करा है, इसलिए सारी चीज़ों को समझिए। देखिए जनांकीय संक्रमण एक ऐसी अवस्था होती है, इसका जनरली जो किया जाता है वो जनसंख्याओं को इसमें 3 स्तर पे जो आपको विभाजित किया जाता है। पहले चरण में क्या होता है कि वैसे देश आते हैं पहले चरण में जो कि मतलब विकसित नहीं है, मतलब पहले चरण के जितने भी लोग होते हैं इसमें उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। जैसे पुराने ज़माने के लोग, जनसंख्या भी ज़्यादा होता था ना, तो उनके पास कोई गर्भ निरोधक था, मतलब जनसंख्या भी ज़्यादा हो गया, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, तो जनसंख्या भी ज़्यादा हो गया, मृत्यु, दवाई भी नहीं था, तो इसके कारण मृत्यु भी ज़्यादा हो जाती, किसी को कोई बीमारी हुआ वो मर गया, है कि नहीं। दूसरी अवस्था आती है जिसमें विकासशील देश आते हैं, जैसे भारत हो गया। भारत में स्टार्टिंग में दूसरी अवस्था में स्टार्टिंग में तो जनसंख्या ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में लोग समझ जाते हैं और उस पर कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने देखा स्टार्टिंग पीरियड में जनसंख्या ज़्यादा था, अब लोग क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, यानी लोग क्या करें अब सुधर रहे हैं, तो इसको कहते हैं आपका दूसरा चरण। और तीसरे चरण में वैसे देश आते हैं जो कि पूरा का पूरा विकसित हैं, जैसे अमेरिका है, वहाँ पे जनसंख्या की जो स्टार्टिंग से जनसंख्या पे पूरा का पूरा नियंत्रण रहता है। क्लियर? तो याद रखिएगा जनांकीय संक्रमण जो होता है एक जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। जनसंख्या किसी भी समाज का आधार होता है और व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध से ही समाज का निर्माण होता है। किसी भी समाज की जनसंख्या संरचना उस समाज को उस समय को काफी हद तक प्रभावित करता है। जनांकीय परिज्ञान की उस शाखा से है जिसके द्वारा जनसंख्या के आकार, जनसंख्या संबंधी विशेषताओं और इन विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। सोरोकिन महोदय ने लिखा है कि जनांकीय वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व, इसमें होने वाले वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को
स्पष्ट करता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो जनसांख्यिकी का महत्व मैंने समझा दिया, क्या महत्व है, इसकी विशेषता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। जाति व्यवस्था भी हमारा क्लियर है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में देखिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। अब सुन लीजिए, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में पूछा है कि मानव और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है, इसके बारे में बतलाइए। तो सुनिए मेरी बातों को। क्या हुआ दोस्तों कि जब पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई, तो मैंने आपको बताया कि दुनिया की जब उत्पत्ति हुई, दुनिया जब बना, हाँ, जनसंख्या में सर भारत दूसरे स्थान पर आता है पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल पूछा भी गया था प्रश्न। जब पूरी दुनिया बनी, सृष्टि का रचना हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या हुआ कि जो भी यहाँ के लोग थे, मैंने आपको बताया कि भोजन के लिए सब लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन किए। कोई इधर गया, कोई उधर गया, एक जगह तो भोजन मिलने से रहा नहीं, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा नहीं थे। आज के ज़माने में कितने हैं, चाउमीन है, चाट है, छोला है, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, कंदमूल फल खाना, कंदमूल फल के साथ साथ या तो शिकार करके खाना। तो लोगों को शिकार कभी यहाँ मिला, कभी वहाँ मिला। अब पहले के लोग उतने समझदार नहीं थे, मतलब उतना उनके पास नॉलेज नहीं था। जहाँ मिला वहीं पे दिन कट गया, वहीं पे रात कट गया, तो उधर ही बस गए, उधर ही रह गए, है कि नहीं, ये होता था मैटर। तो प्रश्न पूछता है कि मानव और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। हाँ, गहरा संबंध है, क्योंकि पर्यावरण ने ही मानव को जीवन जीने का तरीका सिखाया। और आज भी हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण और मानव का जो एक दूसरे के साथ क्या है, अन्योनाश्रय संबंध है, मतलब एक के बिना एक नहीं चल सकता। इसीलिए तो भूगोल में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नौ निश्चयवाद की अवधारणा प्रस्तुत कर दी। हम लोग दो अवधारणा पढ़ते थे, एक पढ़ते थे निश्चयवाद की अवधारणा और एक पढ़ते थे संभववाद की अवधारणा। निश्चयवाद की अवधारणा में जो होता था कि जो लोग होते थे वो पृथ्वी को, लोग होते थे नेचर को अपना सब कुछ मानते थे, नेचर की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होते थे, उससे डरते थे। प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़, सूखा, ये सब होता था, इन सब चीज़ों से डरते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और लोगों ने अपना विकास करना शुरू किया, तो नेचर को इन लोगों ने ध्यान ही नहीं रखा, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होने लगी। टेक्नोलॉजी का ही देन है ना कि आप मुझे यहाँ से सुन पा रहे हो, बिहार के अनेक जिले से आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अभी आप इतनी रात को ही भी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी का देन है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्या किया, एक अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देखिए भैया, आपको विकास करना है कीजिए, हम नहीं रोकते हैं, ठीक है कीजिए, लेकिन नेचर को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि नेचर के से आप अलग होकर नहीं रह सकते। तो वही प्रश्न बोलता है कि मानव और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध स्पष्ट करें। तो सुन लीजिए, कहता है कि पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से जो मानव के जीवन के चारों ओर से घेरे रहती है। मानव ने अपने विकास में क्रम में प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, जल, भूमि, खनिज आदि पदार्थ असीमित उपयोग किया है। कह रहा है ना कि मानव का विकास सिंपल सा है। आज जो भी हम लोग देखते हैं वो सब नेचर का ही तो दिया हुआ है। आप अपने घर में अभी देखिए, जिस पे आप सो रहे होंगे, पलंग है आपका, चौकी है, खटिया है, कुछ भी है, सब नेचर से ही मिला है, हमें नेचर से ही मिला है, उसी का मॉडिफिकेशन रूप है, उसी का मॉडिफाइड रूप है। वन है तो हम हैं, वही कहता है। जल हो गया, भूमि हो गए, खनिज हो गए, इन सब का असीमित उपयोग करके, लेकिन इससे प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। अब मतलब जहाँ का तहाँ। अब सोचिए, अब हम लोग क्या हो गया है, हम लोग अपना घर बना लेते हैं, पेड़ों की कटाई करके अपना घर बना लेते हैं। वहाँ के जो बेचारे जो चिड़ियाँ होते हैं, वहाँ की जो भी जानवर होते हैं, अब वो लोग कहाँ रहेंगे। आखिरकार नेचर ने बनाया है तो सबको तो इस धरती पर रहने का हक है ना। तो सबको जब इस धरती पर रहने का हक है, आप क्या कर रहे हैं कि मानव होकर अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे हैं, आप सारी चीज़ों का अंधाधुंध कटाई करें, तो जो प्रकृति का संतुलन है वो तो बिगड़ेगा ही भाई। तो इससे प्रकृति क्या होती जा रही है, तो असंतुलित होती जा रही है। बाढ़, सूखा, अधिक वर्षा, कम वर्षा जैसे प्राकृतिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। प्रकृति के असंतुलन को दूर करने हेतु एक नवीन चेतना का विकास हुआ और एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। और इसमें कहा गया कि पर्यावरण को संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें देखिए आपके उत्तर प्रदेश के चमोली जिला से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, याद रखिएगा, जो कि उस अभी उत्तराखंड में है, याद रखिए। उस समय कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। चमोली जिला उस समय कहाँ में था, जब 1974 में इसकी शुरुआत हुई, तो चमोली जिला कहाँ में था, उत्तर प्रदेश में था। चमोली के जंगल में लकड़ी काटने का विरोध हुआ, वहाँ की स्त्रियों ने किया। बचनी देवी और गौड़ा देवी ने इसका नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश में ही चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन के नए रूपों में सामने आए। चिपको आंदोलन के साथ साथ वहाँ वृक्ष लगाओ आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। प्रख्यात पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाओ आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा, यही आपसे पूछा गया था। और भी होते हैं, जैसे बहुत सारे जो विश्नोई जाति के लोग होते हैं, राजस्थान में जो खेजरली गाँव है, देखिए याद रखिएगा, वहाँ पर विश्नोई जाति के लोग हैं
और वो लोग क्या करते हैं, पेड़ों को देवता मानते हैं। उन लोगों ने महाराजा को पेड़ काटने से मना कर दिया। अमृताबाई नामक महिला ने इस गांव से पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की थी। जब उनके राजा ने कहा था कि पेड़ों को काटा जाए तो बिश्नोई समुदाय के जो लोग थे वो कहते नहीं महाराज, पेड़ ही जो है वो हमारी सब कुछ है। अब वही प्रश्न पूछा है कि भारत में हरित क्रांति की समस्या खाद्यान्न निपटने से क्या किया गया, तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति में क्या कुछ हुआ ये सब आपको पता है कि उर्वरकों का, अच्छे उर्वरकों का उपयोग किया, ये सब प्रक्रिया आपको यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप इन सब प्रश्नों को कर ही लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। प्रश्न ये सब तो पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनांकीय से, पर्यावरण अध्ययन का, अभी मैंने बताया आपको, पर्यावरण अध्ययन का, जनसंख्या अध्ययन का, वन अध्ययन का। तो जनांकीय का मतलब होता है जनसंख्या अध्ययन से संबंधित होता है। तो सारे प्रश्नों को आप बनाकर आ जाइएगा, टेंशन काहे ले रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए प्रश्नों को, सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिए, सब चीज़ जाएगा। हरित क्रांति के मुख्य कारक कौन है, देखिए उपजाऊ भूमि, वर्षा, रासायनिक खाद और बीज, शिक्षा। तो रासायनिक खाद और बीज। अगला प्रश्न देखिए, आगे आते हैं। देखिए समुदाय हो ही गया है, जनजातीय धर्म हो ही गया है, महिला सशक्तिकरण पढ़ाई दिए, हरित क्रांति पढ़ाई दिए, दबाव समूह समझते ही हैं आप लोग, भारत में नगरीकरण, नातेदारी, चलिए ये सब भी पढ़ाया गया प्रश्न है। हाँ देखिए यहाँ पर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत बहुत वीवीआई है, ध्यान दीजिए, देखिए सुन लीजिए, बहुत वीवीआई, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में किया गया है, तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत दोस्तों आपसे पूछा ही जाता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था उसके लिए, तो समझ लीजिए, माल्थस ने सबसे पहले 1798 ईस्वी में जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण को अपने एक निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके द्वारा, देखिए माल्थस ने कहा है क्या, थ्योरी में मैं आपको समझा देता हूँ। माल्थस की जो थ्योरी है, माल्थस का कहना है कि एक समय ऐसा आएगा, इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि आदमी जो होगा भोजन के अभाव के कारण मर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि आज आदमी के पास इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गए, इतना चीज़ विकसित कर लिया है कि वो अब भूखा नहीं मर सकता है कि नहीं। हालांकि माल्थस का कहना है, उनका सिद्धांत है। तो आपको पता है ना कि जितने भी सिद्धांत दिए जाते हैं उसका विरोध भी होता है और कुछ लोग उसका समर्थन भी करते हैं। यहाँ तक कि आप केमिस्ट्री में चले जाइए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से लेकर जितना भी आपको पढ़ाया गया, सब में कुछ तो विरोध होता है, कुछ उसका समर्थक भी आपके होते हैं। तो अभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पूछा गया है कि माल्थस ने सबसे पहले 1798 ईस्वी में जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। माल्थस ने क्या बताया था कि जो जनसंख्या होती है, देखिए माल्थस का क्या मानना था, सुन लीजिए। माल्थस का मानना था कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। मतलब जैसे माल्थस के अनुसार कहने का मतलब है कि जनसंख्या जो होता है, देखिए समझ लीजिए, 1:2 जनसंख्या जो होता है, देखिए एक बढ़ता है, एक के बाद, मतलब मैं समझाता हूँ अपने तरीके से, इसमें थोड़ा सा आपको उठपटा सा दिया है, लेकिन मैं आपको अपने थ्योरी से समझाता हूँ। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या जो होता है 2:4 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 4 का 8 के बाद 16 के बाद 32। ये माल्थस का कहना है कि जनसंख्या इस तरह से बढ़ता है, ठीक है, जनसंख्या इस तरह से बढ़ा है। अब भोजन किस तरह से बढ़ा है, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, ऐसे। तो ये जो हो गया, एगो एपी में बढ़ रहा है, एगो जीपी में बढ़ रहा है। ये माल्थस का कहना है कि एक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एक जीपी में है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि 2 के 2, ठीक है, यहाँ तक जीवन चलेगा, संभव है। 4 है तो 4 जीवन संभव है, लेकिन 8 यहाँ पे लोग हो जाएंगे, खाना कितने लोगों के लिए बचेगा, मात्र 6 लोगों के लिए बचेगा। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएंगे, खाद्य संतुलन पैदा हो जाएगा। तो यही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कि जनसंख्या का वृद्धि दर, माल्थस का मानना है कि 1:2:4, 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32। देखिए यही मैंने भी लिखा है, ये आपके यहाँ पे माल्थस का जनसंख्या का थियरी है। लेकिन भोजन की थियरी अगर पूछें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आदि से होती है। यानी कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा, खाना जो होगा कम हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर किया जा रहा है, यही माल्थस का थ्योरी था, पूछा गया जाता है आपके एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सेट ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाला जा चुका है, तो आप देख लीजिएगा। सुबह में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों, मतलब अप्रोक्स 300 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न सुबह में मैं करा दूंगा। हालांकि सारे प्रश्न आपको याद रहेंगे, तो रिवीजन हम लोग कर लेंगे सारे प्रश्नों का। अभी फिलहाल आप लोग जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा का पूरा रिवीजन मार लीजिए। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन मार लीजिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, सबको संबंधित है, रेडी है ना, मार लीजिएगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। चलिए बोलिए सभी लोग, छोड़ दूँ ना क्लास को, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, क्योंकि अभी और क्लासेस हो,
और क्लासेस कराया जाए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना प्रश्न पढ़ा दिया हूँ उतना इंपॉर्टेंट, जैसे जाति से आप क्या समझते हैं, समुदाय क्या है, मध्यम वर्ग क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, ये सब याद रखिएगा। कल देखिए डायरेक्टली यही सब प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेगा। हरित क्रांति से क्या समझते हैं, भूमंडलीकरण क्या है, ये सब इतना मैंने जितना पढ़ाया आपको 10, 15, 20, 25 मैं कम ही पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा टकरा जाते हैं, तो GS प्रश्न रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो छोड़ दिया जाए क्लासेस को, ठीक है। जाकर आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा, ठीक है ऑल ऑफ यू। और आप लोग सारे प्रश्नों को कर भी लीजिएगा। नाज खातून जी कीजिए, अब सब्जेक्टिव प्रश्नों को कीजिए अपने से। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी और पढ़ाएं, ये आप लोग क्या करें सर, अभी और पढ़ाइए। सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए ना, सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। अरे आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लीजिए ना, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्यों परेशान है।